नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम 28वां भाग यहाँ पे कवर करेंगे। इस पूरी सीरीज़ में हम परीक्षा वाणी को पूरे वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं, जिससे आपके परीक्षा वाणी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके इस सीरीज़ में कंप्लीट होंगे। अभी तक हम 1350 प्रश्नों को देख चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा वाणी से हैं, सीरियल वाइज हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वहीं से शुरू करेंगे जहां पर लास्ट वीडियो में छोड़ा था। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को अंदर अंदर जोड़ने वाला सीधा मार्ग कौन सा है? तो गढ़वाल और कुमाऊं को डायरेक्ट जोड़ने वाला मार्ग है कंडी मार्ग। ठीक है, यह जो मार्ग है यह रामनगर को कोटद्वार के साथ जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये गढ़वाल और कुमाऊं को आपस में जोड़ता है, अंदर अंदर जोड़ता है। अदरवाइज आपको यूपी के थ्रू आपको गढ़वाल से कुमाऊं या कुमाऊं से गढ़वाल में आना होता है। ठीक है, तो गढ़वाल और कुमाऊं को अंदर अंदर जोड़ने वाला मार्ग कंडी मार्ग है, रामनगर को कोटद्वार से जोड़ता है, और इस मार्ग को माउंटेन मार्ग भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य के कुल सड़कों में सर्वाधिक और सबसे कम सड़क वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक सड़क कौन से जनपद में है? तो वो है पौड़ी। सबसे कम कहाँ है? तो वो है बागेश्वर। दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, नेशनल हाईवेज के ऊपर ऑलरेडी मैं एक अलग सा वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको सारे जो अपडेटेड डाटा था वो वहां पर मैंने आपको बताया था, जो ऑफिशियल डाटा है उसके अकॉर्डिंग। अभी परीक्षा वाणी में अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जो यहां पर मैंने डाटा लिया है ये अपडेटेड डाटा ही लिया है, आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, उत्तराखंड में कुल 20 नेशनल हाईवे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे लंबा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो ये 20 हैं, इनमें सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, पेपर में पूछा जाता है। उत्तराखंड का वर्तमान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH7। ठीक है, और सबसे छोटा नेशनल हाईवे अगर बात की जाए तो वो है 307। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर पुराने की बात करें, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो पुराने डाटा से भी पूछ लिया जाता है, जैसे हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, पुराने की बात करें तो पहले सबसे लंबा नेशनल हाईवे 58 था और सबसे छोटा जो था वो 72A था। ठीक है, यही पेपर में पूछा गया था। आपको दोनों याद रखने हैं, लेकिन नया डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, NH7 सबसे बड़ा है और NH307 ये सबसे छोटा है। अब कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं, आपको पूछा जाता है कि कौन से नेशनल हाईवे पर है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अलग एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पे आपको सभी महत्वपूर्ण हाईवे और उनके किनारे बसे जगहों को मैंने बताया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे 4 धाम की बात करेंगे। आपको पूछेगा गंगोत्री कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है? तो यह वर्तमान में जो गंगोत्री है आपके नेशनल हाईवे 34 पर स्थित है। ठीक है, गंगोत्री 34 पर है और यमुनोत्री नेशनल हाईवे 134 पर है। ये अपडेटेड डाटा है। इसके अलावा अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम आपके NH7 पर है और केदारनाथ धाम NH107 पर है। तो इस तरीके से आपको ये चारों पता होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के अंदर जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाया जा रहा है ये आपके हल्द्वानी में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु यूके सीरीज कब से शुरू की गई थी? देखिए, आप सभी जानते हैं पहले उत्तराखंड का जो नाम था वो उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। कब से? 1 जनवरी 2007 से। गाड़ियों में जो यूके नाम की सीरीज आनी शुरू हुई ये 1 नवंबर 2007 से आनी शुरू हुई। तो ये भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गढ़वाल मंडल ऑनर यूनियन GMOU की स्थापना कब हुई?
जेएमओयू इसकी स्थापना कब हुई, पेपर में पूछा जाता है क्योंकि किसी एग्जाम के अंदर केएमओयू की स्थापना पूछी गई थी। इसकी स्थापना 1941 में होती है, कोटद्वार में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और अगर हम कुमाऊं मंडल ऑनर कुमाऊं मोटर होगा ये, ठीक है, गढ़वाल मोटर्स होगा, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन होगा ये, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1941 में हुई और कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना 1939 में की गई। दोनों की स्थापना पेपर में पूछी जाती है। जो आपका गढ़वाल मोटर था ये कोटद्वार में बनाया गया, वहां स्थापित हुआ, और कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियंस ये आपके काठगोदाम में बनाया गया। दोनों याद रखने हैं, पहला कुमाऊं मोटर वाला आया 39 में, फिर गढ़वाल वाला आया आपका 1941 में। अगर बात की जाए एक और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जिसको सबसे पहली ट्रांसपोर्ट कंपनी माना जाता है जो उत्तराखंड में एस्टैब्लिश्ड हुई, वो कौन सी थी, तो आपने नाम सुना होगा HMTC, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन या कंपनी। इसकी स्थापना 1920 में होती है ललिता प्रसाद टमटा के द्वारा। तो इसको भी याद रखना है HMTC, और इन दोनों को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1958 में होती है और यह स्थापना रामनगर में होती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जनपद कौन सा है। सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जनपद की अगर बात करें तो हरिद्वार है। यहां पे सबसे ज्यादा रेल ट्रैक है, सबसे लंबाई है यानी कि उनकी ज्यादा है। और अगर सबसे कम रेल ट्रैक की बात करें तो पौड़ी में है। दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। सर्वाधिक रेल लाइन वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार, और सबसे कम वाला जिला है पौड़ी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड के 6 जिले ऐसे हैं जहां पर रेल लाइन है। कौन कौन से 6 जिले हैं, एक है आपका हरिद्वार, एक है आपका पौड़ी, इसके अलावा देहरादून और उधम सिंह नगर, दोनों याद रखने हैं, और नैनीताल और चंपावत, ये आपके 6 जिले जहां पर रेल लाइन है। अगर हम वर्तमान की बात करें ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा कहां है, हरिद्वार में, सबसे कम पौड़ी में। नेक्स्ट है लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को कब जोड़ा गया था, तो लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को 1896 में जोड़ा गया था। कुछ दिन पहले ही हमने इस क्वेश्चन को करा था, तो आपका यहां पे यही फायदा होता है कि सारी चीजें सीरियल वाइज आपको मिलती रहती है और आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी आपकी होती रहती है, रिवीजन भी आपका होता रहता है आपको इस सीरीज से। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया, 1896 में। हरिद्वार से देहरादून को कब जोड़ा गया था, तो हरिद्वार को देहरादून से वर्ष 1900 में जोड़ा गया था। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। नजीबाबाद से कोटद्वार तक रेल लाइन कब बिछाई गई थी। देखिए, नजीबाबाद से लेकर कोटद्वार तक यानी कि इन दोनों के बीच जो रेल लाइन आई थी ये 1897 में आई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ष है, पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है राज्य में प्रथम रेल पथ कब बिछाया गया था। देखिए, राज्य के अंदर जो पहला रेल पथ था ये 1884 में आता है। 1884 से ये शुरू हो जाता है। ये आपके जो आपका रामपुर था उत्तर प्रदेश का, उसको जोड़ता है काठगोदाम के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कब आया, 1884 में, और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कौन सा है। तो देखिए, बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है काठगोदाम और कोटद्वार, दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। और छोटी रेल लाइन का टर्मिनल अगर पूछेगा तो वो है टनकपुर, जो कि चंपावत में है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल ये काठगोदाम और कोटद्वार है, और छोटी रेल लाइन का अगर आपको टर्मिनल स्टेशन पूछेगा तो वो टनकपुर है, चंपावत में। नेक्स्ट है हमारा दून रेलवे स्टेशन कब स्थापित हुआ था। जो आपका देहरादून रेलवे स्टेशन है इसकी स्थापना वर्ष 1900 में होती है। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दून स्टेशन को किस वर्ष ISO का दर्जा दिया गया था, तो ISO का दर्जा इसे 2003 में दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों साल आपको याद रखना है, स्थापना भी और ISO का दर्जा भी, ठीक है। तो ये आपके रेल तंत्र था, इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक और चीज हम यहाँ पे अगर बात करें, जो सबसे मेन बात है और जहां से ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने की, जो आपकी अभी एक परियोजना चल रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, अभी पूरी हुई नहीं है। टारगेट इसमें यह दिया है कि 2023-24 तक
ये परियोजना पूरी हो जाएगी। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, उनको भी यहीं पर अगर आप देख लें तो आपको अच्छे से जानकर रिवाइज भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, ये आपके 5 जिलों से होकर गुजरेगी। ये परियोजना कितने जिलों में है? 5 जिलों में है। कौन कौन से हैं उनमें? देखिए, देहरादून है, इसके अलावा पौड़ी है, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। इन 5 जनपदों से होकर इस परियोजना ने पूरा होना है। ठीक है, इस परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? आप इन नंबर्स को, इन आंकड़ों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, इन्हीं क्वेश्चनों के साथ लिखकर जरूर चलें। जो इस परियोजना की एक पूरी लंबाई है, ये लगभग 125 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, कितनी है? 125 किलोमीटर के करीब। इस पूरी परियोजना जब ये बनेगी, ये जो 125 किलोमीटर का मार्ग बनेगा, इसमें कितनी सुरंगें होंगी, कितने पुल होंगे, कितने स्टेशन होंगे, ये पूछा जाता है। सुरंगों की संख्या होगी कुल यहाँ पे 17। ठीक है, स्टेशन की बात करें, जो कुल स्टेशन बनाए जाएंगे वो 13 बनाए जाएंगे और जो पुल बनाए जाएंगे वो 16 पुल बनाए जाएंगे। आपको सीधा प्रश्न पूछेगा, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना है, इसमें सुरंगों की संख्या बताइए, आप बताएंगे 17। आप इसमें स्टेशन की संख्या बताइए, इसमें आप पुलों की संख्या बताइए तो 16। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उसको भी आपको यहीं पर कवर करते हुए चलना था परियोजना को। चलिए, नेक्स्ट है, राज्य में कितने हवाई अड्डे हैं? राज्य में वर्तमान में अभी 5 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? इनके नाम पूछे जाते हैं और जनपद पूछा जाता है। जौलीग्रांट हवाई अड्डा, जिसे आपका जो कि देहरादून में है, दून हवाई अड्डा भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ है? आपके देहरादून में। आपका फूलबाग हवाई अड्डा जो कि पंतनगर में है। नैनी सैनी हवाई अड्डा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नैनी सैनी नाम से ये नैनीताल में लगता है। ठीक है, तो नैनी सैनी हवाई अड्डा आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। गौचर आप आसानी से बता देंगे, चमोली के अंदर है। और चिन्याली सौंड, ये आपके उत्तरकाशी में है। तो ये 2 आपके जो हैं, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन किस जनपद में है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है जो पंतनगर का एयरपोर्ट है, फूलबाग एयरपोर्ट या फूलबाग हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, केदारनाथ के लिए सर्वप्रथम हेली सेवा कब शुरू की गई थी? तो केदारनाथ के लिए हेली सेवा या हेलीकॉप्टर सेवा ये शुरू की गई थी 16 मई 2003 को। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कब शुरू की गई? 16 मई 2003 को। नेक्स्ट है, राज्य को कितनी फीसदी बिजली रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क मिलती है? तो देखिए, अब हमारा जो परिवहन वाला चैप्टर था, जहां से आपके जितने वन लाइनर बन सकते थे वो सारे हमने यहां पे कवर किए। और अब हम जो आपका विद्युत वाला चैप्टर है वहां पर हम एंटर कर गए हैं। जो परियोजनाएं हम यहां पर देखेंगे, उस चैप्टर के वन लाइनर्स को हम यहां पे कवर करेंगे। राज्य को कितनी फीसदी बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है? तो ये मिलती है 12%। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। कितने मेगावाट तक की परियोजनाएं लघु परियोजनाएं कहलाती हैं? तो देखिए, 25 मेगावाट तक की जितनी भी परियोजनाएं राज्य में संचालित होती हैं उन्हें लघु परियोजना कहा जाता है। और 25 मेगावाट के ऊपर जितनी भी परियोजनाएं हैं वो सारी बड़ी परियोजनाओं में गिनी जाती हैं। तो पूछा जा सकता है कि कितनी से नीची परियोजनाओं को लघु परियोजना कहते हैं? तो ये आपको याद रखना है, 25 मेगावाट की। नेक्स्ट है, नवीन ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई थी? देखिए, नवीन ऊर्जा नीति की घोषणा आपकी 2008 में की गई थी। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा नीति ये आई थी आपकी 2008 में। और एक और सौर नीति आई है, सौर ऊर्जा नीति, जो कि संशोधित होकर आई है, ये 2018 में आई है। अभी आपको फिलहाल यही याद रखना है, जो ऊर्जा नीति है कब आई थी? 2008 में। ठीक है, और संशोधित सौर ऊर्जा नीति ये 2018 में आई थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड विद्युत निगम, इसका गठन होता है 1 अप्रैल 2001 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड विद्युत निगम कब बना? 1 अप्रैल 2001 को ये बना था। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, यानी कि पिटकुल की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई? तो पिटकुल की स्थापना आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 1 जून 2004 को पिटकुल की स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है पिटकुल की स्थापना? 1 जून 2004। पिटकुल का काम क्या है? तो देखिए, 132 केवी के ऊपर की जितनी भी आपकी लाइंस होती हैं या बिजली सप्लाई होती है, उसके लिए मार्ग बनाना और उस लाइन को मेंटेन करना, ये कार्य होता है पिटकुल का। इसकी स्थापना
1 जून 2004 को हुई। 132 केवी के नीचे की जितनी लाइन होती है उनको सप्लाई और उनका मेंटेनेंस का जो काम होता है वो यूपीसीएल का होता है, ठीक है। और यूपीसीएल की स्थापना 2001 में हुई। तो दोनों याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि 132 केवी के ऊपर की जो लाइन होती है उनका कार्य कौन देखती है, तो पिटकुल, और 132 से नीचे आपका यूपीसीएल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की जिम्मेदारी किसकी है। तो राज्य के अंदर जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं इनको डिस्कवर करने की या उनको और ज्यादा उनको बढ़ावा देने की जो जिम्मेदारी है यह जिम्मेदारी उरेडा की है, ठीक है। उरेडा की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो उरेडा की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, हालांकि अभी पूछी नहीं गई है, केवल इसका हेडक्वार्टर और स्थापना पूछी जाती है। उरेडा का जो फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये आपको याद रखना है। हिंदी में कहें उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ठीक है। इसको लेके आपको प्रश्न बनता है इसकी स्थापना कब हुई। उरेडा की स्थापना आपके 2001 में हुई, जुलाई 2001 को उरेडा की स्थापना होती है। कहां पर होती है, अल्मोड़ा में होती है। वर्तमान में अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो वर्तमान में यह आपके देहरादून में स्थापित है। आपको याद रखना है उरेडा का मुख्यालय कहां है और वर्तमान में यह आपके देहरादून में है। स्थापना कहां हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा पंचक्की को किस वर्ष लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा पंचक्कियों को लघु उद्योग का दर्जा वर्ष 2001 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पेपर में पूछा गया है। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना थी ग्लौगी जल विद्युत परियोजना, जो कि आपके मसूरी में है। मसूरी में जो भट्टा फॉल है उसके ऊपर यह परियोजना बनी हुई है, ठीक है। तो राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, ग्लौगी जल विद्युत परियोजना, मसूरी में है, भट्टा फॉल के ऊपर है और 1906-7 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है, पथरी परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना कहां स्थित है। ये दोनों परियोजनाएं आपके हरिद्वार में है, गंगा नहर के ऊपर ये दोनों परियोजनाएं बनी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा खोदरी परियोजना किस जनपद में स्थित है। तो खोदरी परियोजना यह आपके देहरादून में है और यमुना नदी के ऊपर यह परियोजना बनी हुई है, ठीक है। तो आपको जनपद भी याद रखना है और नदी भी आपको याद रखनी है। खोदरी परियोजना देहरादून में है, यमुना नदी के ऊपर बनी है। कुछ और परियोजनाएं हैं जो यमुना नदी के ऊपर हैं और देहरादून में है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि यमुना पे है और देहरादून में। इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो है आपकी खोदरी परियोजना, इसके अलावा अगर आपको पूछे ढालीपुर परियोजना, ये भी यमुना पर है, देहरादून में है, ठीक है। अगर पूछे ढकरानी परियोजना, ये भी देहरादून में है, यमुना के ऊपर है। लखवाड़ परियोजना ये भी देहरादून में है, यमुना के ऊपर है। और कुल्हाल परियोजना ये भी देहरादून में है, यमुना के ऊपर है, ठीक है। साथ साथ में इनको भी आप लिखते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट है छिबरो परियोजना किस नदी पर स्थित है। छिबरो परियोजना ये भी आपके देहरादून में है, लेकिन ये परियोजना टोंस नदी के ऊपर स्थित है। याद रखना है छिबरो परियोजना टोंस पर है और खोदरी परियोजना यमुना पर है। नेक्स्ट है चीला परियोजना कहां स्थित है। चीला परियोजना ये आपके अलकनंदा नदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। चीला परियोजना नहीं, अलकनंदा पे नहीं, गंगा नदी के ऊपर बनी है आपकी चीला परियोजना और पौड़ी गढ़वाल में ये स्थित है, ठीक है। चीला परियोजना आपकी गंगा नदी पर है और पौड़ी में ये स्थित है। वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो वर्तमान समय में उत्तराखंड की सबसे बड़ी अगर जल विद्युत परियोजना की बात करें तो वो है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये परियोजना किन नदियों के संगम पर है। तो भागीरथी और भिलंगना इनके संगम पर स्थित है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध किसके ऊपर बना है, भागीरथी और भिलंगना के ऊपर बना है और ये वर्तमान में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अभी पंचेश्वर वाली जो परियोजना पूरी नहीं हुई है, जब वो हो जाएगी फिर वो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हो जाएगी उत्तराखंड की, ठीक है। 5000 मेगावाट के लगभग वो है, जबकि टिहरी परियोजना लगभग आपके 2400 मेगावाट की परियोजना है, वर्तमान में सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टिहरी बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा
कब चालू किया गया था? देखिए, टिहरी बांध का जो निर्माण कार्य था इसे यूपी का जो सिंचाई विभाग था इसने शुरू किया था वर्ष 1978 में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि टिहरी बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 1978 में। ठीक है, टिहरी बांध के निर्माण को मंजूरी कब दी गई? ये क्वेश्चन आई थिंक पेपर में पूछा गया था कि इसके बांध के निर्माण को मंजूरी कब दी गई, तो यह मंजूरी 1972 में दी गई थी। ठीक है, योजना आयोग के द्वारा इसे मंजूरी कब मिली? 1972 में। काम कब शुरू हुआ? 1978 में इसका काम शुरू किया गया। ठीक है, जब ये योजना शुरू की गई तो शुरुआत में केवल 600 मेगावाट की ये परियोजना थी। कितने मेगावाट की थी? 600 मेगावाट की, और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। इसके बाद जब 78 में काम शुरू हो गया, 600 मेगावाट की परियोजना बनने लगी, 1986 में जो रूस का राष्ट्रपति थे उस समय मिखाइल गोर्बाचोव, वो भारत दौरे पर आते हैं और उनके साथ 1986 में एक समझौता होता है टिहरी बांध को लेकर, और ये परियोजना 600 मेगावाट से बढ़कर हो जाती है 2400 मेगावाट की। तो ये भी याद रखना है, रूस के साथ समझौता कब हुआ? 1986 में। तब कितने की हो गई परियोजना? 2400 मेगावाट की। राष्ट्रपति कौन था उस समय रूस का? तो मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो टिहरी बांध का डिजाइन है इसको तैयार किया था जेम्स ब्रून ने। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, THDC जिसे हम कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, THDC की स्थापना 12 जुलाई 1988 को होती है। जब यूपी सिंचाई विभाग ने इसका काम शुरू किया 78 में, तो काम की गति काफ़ी ज़्यादा धीमी थी। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा 1988 में THDC का गठन किया गया और 1989 में इस जो THDC है इसे टिहरी बांध का काम सौंप दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काम कब दिया गया इसको? 1989 में, और स्थापना 12 जुलाई 1988 को कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी बांध में निर्मित झील कृत्रिम झील का क्षेत्रफल कितना है? टिहरी बांध से जो वहां पे कृत्रिम झील बनी है इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो 42 वर्ग किलोमीटर है, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो वहां पे कृत्रिम झील बनी है, या यूं कहें टिहरी बांध के बनने से जो जलाशय वहां पर बना है उसका क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर। टिहरी बांध का आधिकारिक नाम क्या है? देखिए, टिहरी बांध का आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, टिहरी बांध का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है, और टिहरी बांध का स्थानीय नाम पूछेगा तो वो सुमन सागर है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। आधिकारिक जो ऑफिशियल नेम है वो स्वामी रामतीर्थ के नाम पर है, और जो स्थानीय नाम है वो सुमन सागर के ऊपर, यानी कि श्रीदेव सुमन के ऊपर है। टिहरी बांध की कुल जल धारण क्षमता कितनी है? देखिए, टिहरी बांध की कुल जल धारण क्षमता की अगर बात करें तो 354 करोड़ घन मीटर यहां पर इसकी कुल क्षमता है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? टिहरी बांध की ऊंचाई आपने बतानी है। वर्तमान में उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगर हम अन्य जो बांध है उत्तराखंड के उनकी ऊंचाई देखें, क्योंकि एक एग्जाम के अंदर आपसे डायरेक्टली टिहरी बांध की ऊंचाई पूछी गई थी, हो सकता है आने वाले टाइम पे जो अदर बांध है उत्तराखंड के उनकी ऊंचाई पूछ ली जाए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस जो बांध है, एक आपने सुना है कालागढ़ वाला बांध, ठीक है, जिसे हम रामगंगा बांध भी कहते हैं। तो ये इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 126 मीटर। ठीक है, एक है आपका किसौ बांध जो कि टोंस नदी पर है, इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। किसौ बांध की ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। एक है आपका लखवाड़ बांध जो कि 204 मीटर ऊंचा है। कोठार बांध की बात करें जो कि आपका 155 मीटर लंबा है। तो ये सारे बांध जो महत्वपूर्ण है इनकी आपको हाइट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, टिहरी बांध परियोजना से दिल्ली को कितने क्यूसेक पीने का पानी मिलता है? देखिए, टिहरी बांध परियोजना से दिल्ली को 300 क्यूसेक यहां पर पीने का पानी मिलता है। और अगर हम बात करें कि यूपी को यहां से कितना क्यूसेक पानी मिलता है, तो यूपी को 200 क्यूसेक पानी यहां से मिलता है। दिल्ली को 300 मिलता है और यूपी को 200 मिलता है। अगर हम टिहरी बांध परियोजना में हिस्सेदारों की बात करें तो कुल 3 राज्य इसके हिस्सेदार हैं। पहला उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है,
टिहरी बांध परियोजना का पहला चरण कब शुरू हुआ था? देखिए, टिहरी बांध परियोजना का पहला चरण 2006 में शुरू हुआ। एग्जैक्ट डेट के साथ आपको पूछा जाता है, 30 जुलाई 2006 को इसका पहला चरण शुरू हुआ था। ठीक है, जो कि लगभग आई थिंक 1000 मेगावाट के करीब का था। चलिए नेक्स्ट है, टिहरी परियोजना के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई थी? देखिए, टिहरी परियोजना के विरोध में सबसे पहले आवाज कमलेंदुमती शाह के द्वारा उठाई गई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। टिहरी में बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ था? तो देखिए, टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन 1978 में हुआ था और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था विद्यासागर नौटियाल को। अब देखिए, आपको दोनों बातें एक साथ याद हो जाएंगी। टिहरी बांध को मंजूरी भले ही 72 में मिलती है, लेकिन काम शुरू इसका 78 में होता है और 78 में ही इसका विरोध यहां पे शुरू हो जाता है। विरोध समिति का गठन हो जाता है, अध्यक्ष बना दिए जाते हैं विद्यासागर नौटियाल। टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में किसने याचिका दायर करी थी? जिस प्रकार वहां पे टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन हुआ, अगले ही साल 1979 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई वीरेंद्र सकलानी के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा ने धरना देकर कितने दिनों तक बांध निर्माण कार्य रोका था? 1991 में जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इन्होंने 76 दिनों का यहां पर धरना दिया और 76 दिनों तक जो बांध निर्माण कार्य था उसे इन्होंने रोके रखा था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा ने कितने दिनों का धरना दिया? 76 दिनों का। यह भी पूछ सकता है किस वर्ष धरना इन्होंने दिया? 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट है, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? तो देखिए, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना आपकी अलकनंदा नदी पर है और चमोली जनपद में ये स्थित है। आपको जनपद भी याद रखना है और नदी भी आपको याद रखनी है। मनेरी भाली परियोजना किस जनपद में स्थित है? जो मनेरी भाली परियोजना है ये आपके उत्तरकाशी में है और यह परियोजना भागीरथी नदी के ऊपर बनी है। ठीक है, भागीरथी नदी के ऊपर बनी है मनेरी भाली परियोजना। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किसों बांध परियोजना किस नदी पर है? अभी हमने ऊपर देखा किसों बांध के बारे में भी हमने देखा, अब है यहां पर वही है किसों बांध परियोजना। ये टोंस नदी के ऊपर बनी है और देहरादून जनपद में स्थित है। ठीक है, तो टोंस नदी और देहरादून जनपद में है आपका किसों बांध। पूछा जाता है, पेपर में पूछा भी गया है, किसों बांध किस जनपद में है, किस नदी के ऊपर है? यहां पर यह टोंस नदी पर है। टोंस नदी पर बने हुए कुछ महत्वपूर्ण बांध और परियोजनाएं अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो देखिए, सबसे पहला आता है आपका यही वाला किसों बांध। ठीक है, टोंस पर है। अगर पूछे छिबरो बांध जो हमने ऊपर देखा, तो ये आपके टोंस नदी पर है, ये आपके देहरादून जनपद में है। इसके अलावा एक और फेमस बांध है जो पूछा गया है, इचारी बांध। ये भी आपके टोंस नदी पर बना हुआ है और ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नेटवाड़ परियोजना भी है एक, नेटवाड़, ये उत्तरकाशी में है, टोंस नदी के ऊपर बनी है। ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो टोंस के ऊपर हैं, आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज का। आज हमने यहाँ पे 28वां भाग देखा और 1400 प्रश्नों को अभी तक हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो आपकी पूरी जो सीरीज है ये परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज, आपकी पूरी परीक्षा वाणी इन 1400 क्वेश्चन में अभी तक हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। आगे के अब आपके ज्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं, कुछ पार्ट्स इस सीरीज के और आएंगे और फिर आपकी पूरी परीक्षा वाणी वन लाइनर के रूप में आपकी कवर हो जाएगी। हर पेज से, हर पैराग्राफ से जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके यहीं पर कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और आपको फायदा हुआ है वीडियो से, एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आई है, तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कम से कम अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। साथ ही आप हमारी अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।